हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस समय मैं एफएमसी की कौन सी कॉमिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूं। फिर भी जो फैंस नए हैं उन्हें बता दूं कि आज मैं एफएमसी की फैनमेड कॉमिक्स समर का तीसरा एपिसोड लेकर आया हूं। अगर आपने शुरू के एपिसोड नहीं देखे तो आपको पहले वे दोनों एपिसोड देखने होंगे, तभी आगे की कहानी समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। पर एक छोटे से फ्लैशबैक के बाद अब तक हमने देखा कि कमिश्नर राजन मेहरा को फ़ोन पर बम धमाके की धमकी मिलती है और ध्रुव अपनी टीम और दोस्तों के साथ बम की तलाश करते हैं। एक बम विस्फोट में नताशा घायल हो जाती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां रोबो आकर बताता है कि बम उसी की ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट किए हैं। पर किसी के कहने पर रोबो उसका मोबाइल व अकाउंट नंबर ध्रुव को देता है, जिससे कमांडो हेडक्वार्टर में पीटर उसको ट्रेस करता है और उस शख्स की लोकेशन निकाल लेता है। और तब ध्रुव दिल्ली के लिए रवाना हो जाता है। दिल्ली में एक बैंक में रॉबरी हो रही थी। जैसे ही रॉबर्ट्स बैंक के स्ट्रांग रूम को एक रॉकेट बम से उड़ाते हैं तो स्ट्रांग रूम में ही नजर आती है एक परछाई, जिसे उनमें से एक शख्स पहचानता था। तो दोस्तों, कौन था वो शख्स और उसका मकसद क्या था, ये जानने के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं एफएमसी एक्सप्लेन। आगे हमें उस शख्स की सूरत नजर आती है, जिसे देख उनमें से एक लुटेरा कहता है, ये तो टोटान है, वंडरमैन टोटान, जो दिल्ली का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था। इस पर एक दूसरा लुटेरा कहता है, पर ये तो कई साल पहले ही पृथ्वी छोड़कर चला गया था, फिर अचानक से कैसे आ गया। आगे एक और लुटेरा कहता है, टोटान, वंडरमैन टोटान, वैज्ञानिक और मायावी शक्तियों का मालिक टोटान, जो कभी मनोज कॉमिक्स के अधीन प्रकाशित भी हो चुका है। एक के बाद एक लुटेरे टोटान की तारीफ करते जा रहे थे। फिर उनमें से एक और लुटेरा कहता है, टोटान, जो शक्तियों में आज के दिल्ली के रक्षक परमाणु से कम नहीं माना जाता और जो अकेला ही जल्लाद, कछुआ, लावासुर, घड़ीराज, फाइटर बम और न जाने कितने ही मानवता के दुश्मनों से टकरा चुका है, वो टोटान। तब अचानक ही उनमें से एक वह रॉकेट गन उठा लेता है और कहता है, पृथ्वी ही छोड़कर गया था ना, लेकिन अब मैं इसे दुनिया छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहते ही वह रॉकेट फायर कर देता है और वह रॉकेट पूरी शक्ति से टोटान के सीने से जा टकराता है, लेकिन टोटान को उसकी जगह से टस से मस नहीं कर पाता। स्ट्रांग रूम के चिथड़े उड़ाने वाला वह रॉकेट खुद ही चिथड़े होकर बिखर जाता है और ये देखकर उन लुटेरों के पसीने छूटने लगते हैं। उनमें से एक हड़बड़ाहट में कहता है, ये इंसान नहीं हो सकता। इस पर टोटान कहता है, मैं इंसान ही हूँ, लेकिन तुम जैसे अपराधियों और आतंकवादियों के लिए शैतान से कम नहीं हूँ। इतना कहते ही टोटान के हाथों से एक चमकीली रस्सी निकलकर उन सभी बदमाशों से लिपट जाती है और फिर टोटान के एक झटका देते ही सभी बदमाश हवा में एक दूसरे से जा टकराते हैं। फिर उन बदमाशों की पिटाई करते हुए टोटान कहता है, सोचा था कि शायद पृथ्वी पर अब कुछ बदलाव हुआ हो, शायद अब ये एक बेहतर जगह बन गई हो, शायद इंसान अब कुछ बदल गया हो, लेकिन कुछ नहीं बदला पृथ्वी पर। आज भी इंसान लालच, घृणा में अपनों के गले काटने पर तुला है और इसलिए लौट आया हूँ मैं, तुम जैसे अपराधियों से अपनी दिल्ली को साफ सुथरी रखने के लिए। टोटान के उस आखिरी वार से बेहोश हो गए वे सभी बदमाश। तब तक पुलिस भी वहां पहुंच गई थी। इस पर टोटान कहता है, आइए इंस्पेक्टर, आपके मुजरिम यहाँ पड़े हुए हैं। बाकी पुलिसकर्मी उन सभी बदमाशों को गिरफ्तार करते हैं और तब इंस्पेक्टर टोटान से हाथ मिलाते हुए कहता है, इन लुटेरों को पकड़वाने के लिए शुक्रिया टोटान, लेकिन तुम अचानक कहाँ चले गए थे। इस पर टोटान जवाब देता है, अपने टोटान होने का असली मकसद ढूंढने, अपने अस्तित्व और अपने आप से जुड़े कुछ सवालों के जवाब जानने के लिए गया था इंस्पेक्टर। खैर, अब मैं लौट आया हूँ और मैं अपना फर्ज अभी भी नहीं भूला, यानी अपराध और आतंकवाद का खात्मा करना। और अब दिल्ली के अपराधियों को खैर नहीं। फिलहाल मुझे किसी से मिलने जाना है, विदा इंस्पेक्टर। इतना कहकर टोटान वहां से उड़ जाता है। उसे जाते देखकर दिल्ली वासियों में खुशी की लहर थी, हमारा रक्षक लौट आया है। इधर तिरंगा भी घटनास्थल पर पहुंच चुका था। इंस्पेक्टर को वहां देखते ही तिरंगा पूछता है, यहाँ क्या हुआ था इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर उसे सारी बात बताता है, जिसे सुनकर तिरंगा चौंकते हुए सोचता है, आश्चर्य है, एक ऐसा इंसान जिस पर बम का भी असर नहीं हुआ। आखिर कौन है ये टोटान। जाहिर था कि तिरंगा टोटान से परिचित नहीं था और अब उसका घटनास्थल पर रुकने का भी कोई फायदा नहीं था। पर वह अभी भी मन में सोच रहा था, मुझे इस टोटान के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी। कुछ ही देर में तिरंगा भारत के रूप में अपने कमरे में था।
और कंप्यूटर पर कुछ खंगाल रहा था। टोटान के बारे में मुझे इंटरनेट से सारी जानकारी मिल जाएगी। काफ़ी देर बाद जब भारत उठा तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव थे। काफ़ी दिलचस्प और अजीब कहानी है टोटान की। अभी वह सोच ही रहा था कि सुरक्षा चक्र रोशन होता है, जिसे देखकर भारत सोचता है अभी मुझे टोटान के बारे में सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि बाहर सुरक्षा चक्र की रोशनी चमक रही है और इसके चमकने का एक ही मतलब होता है कि मुझे तिरंगा बनकर पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचना होगा, जहां कमिश्नर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तिरंगा पुलिस हेडक्वार्टर की ओर बढ़ रहा था और इधर टोटान पहुंच गया था अपने पुराने दोस्त के पास, जहां पहुंचकर वह जोर से चिल्लाता है, रमाकांत कहाँ है तू? देख मैं लौट आया रमाकांत, एक बार फिर से तेरे पास लौट आया हूँ मेरे यार, अपने घर अपनी पृथ्वी पर एक बार फिर से। टोटान को देखते ही रमाकांत का चेहरा भी खिल जाता है। अर्जुन तू आ गया अर्जुन। बरसों से वे बिछड़े हुए दोस्त एक बार फिर से सामने थे। रमाकांत मेरे यार, मेरे भाई, अर्जुन मेरे दोस्त, मेरे भाई। फफक कर रो पड़े थे दोनों और लिपट गए थे एक दूसरे के सीने से। अश्रुधारा बह रही थी दोनों की आंखों से। रमाकांत की आवाज़ में रोष के साथ साथ गुस्सा भी था। कहाँ चला गया था साले, मेरी याद भी नहीं आई तुझे? इस पर टोटान कहता है, माफ़ कर दे मुझे यार, मुझे अचानक जाना पड़ा। तब वह आगे कहता है, पर अब मैं आ गया हूँ और मेरा वादा है कि अब मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। इस पर रमाकांत कहता है, पर अचानक तू कहाँ चला गया था? इस पर टोटान अपना फ्लैशबैक बताने लगता है। तुम तो जानते ही हो रमाकांत कि मेरा असली नाम अर्जुन सिन्हा है। मेरे पिताजी विक्रम सिन्हा भारतीय रक्षा विभाग में एजेंट थे। उस समय के एक बहुत बड़े गैंगस्टर बिल्ला ने भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक गुप्त फाइल जो कि मेरे पिताजी तैयार कर रहे थे, उसे हथियाने के लिए अपने विश्वासपात्र सेवक जल्लाद को भेजा। जल्लाद ने मेरे माता पिता को जान से मार डाला। उस समय मेरी आयु 10 वर्ष की थी। मैंने उसी समय अपने माता पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई थी। तब तुम्हारे पिताजी ने मुझे और तुम्हें दोनों को पाल पोस कर बड़ा किया। समय बीतने के साथ ही जहां तुम एक पहुंचे हुए वैज्ञानिक बन गए, वहीं दूसरी ओर मैंने भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर ज्वाइन किया। इसी बीच मेरी शादी श्वेता से हुई और शादी के 1 साल बाद ही दीपावली के रोज मेरी पत्नी श्वेता मेरी बेटी दीपाली को जन्म देते हुए गुजर गई। मैंने इसे भगवान का लेख मानकर अपनी बेटी दीपाली के साथ जीवन जीने का फैसला किया और देश सेवा में जुट गया। लेकिन सेना में छिपे हुए एक गद्दार जनरल जीरो ने मुझे धोखे से अपने एक फौजी साथी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार करवा दिया और जेल भेज दिया, जहां मुझे सैनिक अदालत में फांसी की सजा सुनाई गई। उस समय तुमने सरकार से अपने प्रयोग के लिए मुझे मांगकर मेरी जान बचाई। जनरल जीरो ने जिस मशीन के जरिए प्रयोग होने वाले थे उस मशीन में गड़बड़ी की और उस गड़बड़ के फलस्वरूप हुए विस्फोट के कारण मैं यहाँ से ट्रांसमिट होकर टोडो ग्रह जा पहुँचा, जहाँ पर टोडो की आधुनिक वैज्ञानिक प्रणाली ने मुझे न केवल टोटान बनाया बल्कि अद्भुत अति मानवीय शक्तियाँ प्रदान की। और तब धरती पर वापस आकर मैंने जल्लाद को खत्म कर दिया। बिल्ला ने मेरी बेटी दीपाली की हत्या कर दी और तब मैंने न केवल डायमंड हिल में बिल्ला का अड्डा तबाह कर दिया बल्कि उसे भी बुरी मौत मारा। बाद में जनरल जीरो भी मारा गया। तब सारी दुनिया ने मुझे टोटान के रूप में दिल्ली का नया रक्षक स्वीकार कर लिया। मैंने फाइटर बम, घड़ी राजा, कछुआ, लावासुर और न जाने कितने ही मानवता के दुश्मनों से अपराध और आतंकवाद की लंबी लड़ाई लड़ी। अपने इस लड़ाई में मैंने हमेशा सच्चाई और मानवता का साथ दिया और मेरी ये लड़ाई केवल पृथ्वी नहीं बल्कि ब्रह्मांड के भी कई ग्रहों के लिए रही। लेकिन पृथ्वी और अन्य ग्रहों की रक्षा के बीच मैं अपने ग्रह टोडो का, जहां मैं कभी सम्राट टोडो के रूप में राज्य करता था, उसे भूल गया। मेरे पीछे टोडो पर साम्राज्य हासिल करने के लिए कई समूहों में भीषण नरसंहार छिड़ गया था। चूंकि टोडो एक अति आधुनिक वैज्ञानिक ग्रह है और अगर उस पर कोई गलत शासन स्थापित हो जाता तो वह ब्रह्मांड के लिए भी खतरा बन जाता। इसलिए जब टोडो ग्रह की रक्षा के परिषद ने मुझसे संपर्क किया तो टोडो की जनता की रक्षा और अपने फर्ज के लिए मुझे वहां जाना पड़ा। ग्रह पर शांति और कानून व्यवस्था बहाल करने में मुझे कई साल लग गए और अब जब सब कुछ सही हो गया है तो एक योग्य मंत्री को कार्यकारी सम्राट बनाकर मैं वापस पृथ्वी पर आ गया हूँ। आगे टोटान कहता है, अब मुझे दिल्ली का रक्षक बनने का अपना फर्ज पूरा करना है रमाकांत। इस पर रमाकांत कहता है, जानता हूँ अर्जुन, अब जब तू आ गया है तो अब तू अपना CCC यानी क्राइम कंट्रोल सेंटर संभाल ले भाई और मुझे छुट्टी दे दे। तेरे जाने के बाद कई सालों से मैं वहाँ पर नहीं गया। इतना कहते कहते रमाकांत गिर जाता है। यह देखते ही टोटान उसे अपनी बाहों में संभाल लेता है और पूछता है, रमाकांत क्या हुआ तुझे, तू ठीक तो है ना?
इस पर रमाकांत कहता है, अरे कुछ नहीं पागल, ये बढ़ती उम्र भी ना, अब मैं तेरी तरह थोड़े हूँ जो 70-80 की उम्र में भी जवान हो। आगे वह कहता है, खैर तू फिक्र मत कर, मुझे अभी भारतीय रक्षा और अनुसंधान विभाग जाना है। इस पर टोटान कहता है, मैं जानता हूँ, देश सेवा तेरे लिए मुझसे भी बढ़कर है, चल मैं खुद तुझे छोड़कर आऊँगा। इतना कहकर वह रमाकांत को लेकर भारतीय रक्षा विभाग की ओर चल देता है। हवा में उड़ते हुए रमाकांत कहता है, भाई जरा धीरे उड़, टोटान तू है, मैं नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा दिल धड़कना भूल जाए। इस पर टोटान मखौल करते हुए कहता है, चिल्ला मत, अब इतना भी बूढ़ा नहीं हो गया तुम। इसी मस्ती मजाक में टोटान रमाकांत को रक्षा विभाग छोड़कर पुनः दिल्ली के आसमान में लहरा उठता है। पृथ्वी पर आकर टोटान खुश था, लेकिन कोई था जो टोटान के आने से खुश नहीं था। टोटान का अचानक लौट आना मेरे लिए अच्छा नहीं हुआ। अब मुझे सावधान रहना होगा, वरना सारा खेल बिगड़ जाएगा। न जाने कैसा षड्यंत्र बुना जा रहा था उस अनजान शख्स के द्वारा। अगला दृश्य हम देखते हैं तिरंगा का, जो पुलिस हेडक्वार्टर की छत पर लगभग पहुंच गया था। वह कहता है, सुरक्षा चक्र का रोशन होना इस बात का संकेत होता है कि शहर में कोई मुसीबत है। जब कमिश्नर साहब को तिरंगा की मदद की जरूरत है। पास पहुंचकर तिरंगा कमिश्नर साहब को देखते हुए कहता है, कहिए कमिश्नर साहब, कैसे याद किया मुझे। इस पर कमिश्नर कहता है, तुम्हारी मदद की जरूरत है तिरंगा। आगे वह कहता है, तुम्हें पता ही होगा कि आजकल दिल्ली शहर में नशे के कई गिरोह धड़ल्ले से अपना धंधा चला रहे हैं। इस पर तिरंगा कहता है, जी हाँ, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि पुलिस इस विषय में कार्रवाई कर रही है। फिर कमिश्नर कहता है, पुलिस कार्रवाई तो करती है, लेकिन नशे के सौदागर नशे की खेप कहाँ से लाते हैं ये पता नहीं चल रहा। कई बार हमारे मुखबिर हमें दिल्ली में आने वाले नशे की खेप की जानकारी देते हैं, लेकिन हमारी सारी सतर्कता के बाद भी पता नहीं कैसे नशे के व्यापारी माल को दिल्ली में लाने में कैसे सफल हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इन तस्करों को पकड़ने में पुलिस की मदद करो। इस पर तिरंगा कहता है, ये तो मेरा फर्ज है कमिश्नर साहब। देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने वाले नशे के सौदागरों के लिए तिरंगा मौत की ललकार बन जाएगा। इतना कहकर तिरंगा वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए तिरंगा को कमिश्नर साहब कहते हैं, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि आज भी शहर में नशे की खेप आने की जानकारी हमारे सूत्रों से मिली है तिरंगा। कमिश्नर के आदेश पर जगह जगह पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। एक टीम पूरी तरह मुस्तैद थी। तब एक पुलिसकर्मी कहता है, मुखबिर ने यही जगह बताई थी सर। इस पर इंस्पेक्टर कहता है, तैयार रहो, जैसे कोई भी वाहन आता दिखाई दे उसे घेर लेना है। घंटों बीतने के बाद भी कोई हाथ नहीं लगता। तब एक पुलिसकर्मी कहता है, 3 घंटे हो गए साहब, लेकिन कोई वाहन नहीं आया। अब तो मुझे लगता है कि मुखबिर की खबर गलत थी। पुलिस परेशान थी, जबकि मामला कुछ और ही था। तब एक अन्य स्थान पर एक वाहन से हंसते हुए आवाज़ आती है, बेचारे पुलिस वाले हमें जनकपुरी रोड में तलाश कर रहे होंगे, जबकि हम यहाँ आर्थर रोड से माल लेकर आराम से गुजर जाएंगे। तब हमें 2 व्यक्ति वाहन में दिखाए जाते हैं, जिनमें से एक दाढ़ी वाला आदमी कहता है, बॉस ने बढ़िया प्लान बनाया कि पुलिस की खबरी को ही खरीद कर गलत खबर दिलवा दो। हम माल लेकर किसी और सड़क से निकल जाते हैं और पुलिस किसी और सड़क पर हमें तलाश करती रहती है। तब अचानक तिरंगा की ढाल उस वाहन के पहिए से टकराती है और तिरंगा की आवाज़ आती है, यही शक तो सबसे पहले मुझे भी हुआ था, इसलिए सबसे पहले पुलिस के मुखबिर को पकड़ा था और जरा सी कड़ाई से पूछने पर उसने सारा प्लान उगल दिया। टायर ब्रस्ट होने से वाहन अनियंत्रित होकर रुक जाता है। तब एक बार फिर तिरंगा की आवाज़ गूंजती है, जो घोलते हैं मुल्क की फिजाओं में नशे के जहर को, गुजरेंगे वो अब मेरे खौफ से, भुगतेंगे तिरंगा के कहर को। तिरंगा रोप पर लहराते हुए तिरंगा पूरे वेग से ड्राइविंग सीट पर बैठे शख्स पर वार करता है और कहता है, तुम जैसे लोग ही हैं जो चांदी के टुकड़ों के लिए अपना ईमान नहीं बल्कि अपना वतन तक बेच देते हैं। लेकिन जब तक मेरे जिस्म पर ये 3 रंग का लिबास है, तब तक मैं तुम जैसे देश के दुश्मनों से लड़ता रहूँगा। तिरंगा के वार से वे फ्रंट सीट से बाहर आ गिरते हैं। तब तिरंगा आगे कहता है, अब अगर अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते तो मुझे अपने बॉस का नाम पता बता दो। तिरंगा की बातों को नज़रअंदाज करके उन दोनों ने गन उठा ली थी और तिरंगा पर फायर करते हुए कहा, जरूर बताएंगे, लेकिन तुझे नहीं, तेरी लाश को। तिरंगा फुर्ती से अपनी ढाल से उनकी गोलियों को रोकते हुए कहता है, तो भाई मैंने तो पहले ही कहा था, अगर अपनी दुर्गति नहीं कराना चाहते तो अपने बॉस का नाम पता बता दो, लेकिन अगर अपनी दुर्गति कराने का तुम्हारा पूरा मूड है तो मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। इतना कहते ही तिरंगा अपनी ढाल को उन पर उछाल देता है और फिर उन्हें संभलने का मौका भी ना देते हुए कहता है, वैसे भी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
अब अगर और खातिरदारी नहीं कराना चाहते तो अपने मालिक का नाम पता बता देने में ही तुम्हारी भलाई है। अभी तिरंगा उनसे निपट ही रहा था कि पीछे से एक आवाज़ आती है, नाम पता जानकर क्या करोगे तिरंगा, जबकि मैं तुमसे मिलने खुद यहाँ आ गया हूँ। और तब हमें एक कॉस्ट्यूम पहने एक खूंखार सा आदमी दिखाया जाता है। कौन था वह शख्स और क्या तिरंगा उससे निपटने में कामयाब हो पाएगा? रायनगर ब्लास्ट के मास्टरमाइंड का दिल्ली में होना क्या इत्तेफाक रखता था? टोटान के आ जाने से क्या अब उसका मकसद कामयाब हो पाएगा? सवालों के जवाब मिलेंगे आपको अगले एपिसोड में। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। आप हमारी वीडियो की अपडेट पाने के लिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए FMC एक्सप्लेन।